नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को लाइए स्क्रीन पर, जोड़िए जरा। स्वागत है हेमंत भाई। विषय थोड़ा सा जटिल है, थोड़ा गंभीर है। यानी मैं पहले क्लियर कर दूं ताकि दर्शकों को अपना टाइम न बर्बाद करना पड़े। मसाला की तलाश हो तो इस वीडियो में मसाला नहीं है। बहुत ही मतलब संजीदा विषय है और इस विषय के स्रोत हैं जिनके वजह से विषय पैदा हुआ है। वो भारत के सबसे ईमानदार जजों में से एक नाम जस्टिस मुरलीधर। ये नाम जब भी मैं लेता हूं बड़े सम्मान से लेता हूं, और जो भी दर्शक सुनते देखते हैं न्यूज लॉन्चर को, हमें उन्हें पता होगा मैं जस्टिस मुरलीधर का नाम कितनी बार ले चुका हूं। जस्टिस मुरलीधर का नाम सबसे ऊपर लेता हूं, उसके बाद शुरू होता है, फिर जस्टिस अभय अशोक का नाम आता है, उज्जवल भुइयां का नाम आता है, फिर कई नाम आते हैं, फिर श्री अतुल श्रीधरन का नाम आता है। कई जस्टिस मुरलीधर वो जज हैं जिन्होंने, जब वो हाई कोर्ट में थे, दिल्ली हाई कोर्ट में, तो माय लॉर्ड जो आजकल आप सुप्रीम कोर्ट के भी अब तो हियरिंग आती है ऑनलाइन आपको, तो देखिए चीफ जस्टिस भी बैठे होते हैं और सामने अभिषेक मनु सिंघवी और सिब्बल जैसे सीनियर सीनियर मोस्ट वकील सामने खड़े होकर के, और जब माय लॉर्ड कहते हैं तो देखिए फील देखिए कभी ऊपर का। लेकिन ये जस्टिस मुरलीधर थे जिन्होंने अदालत में मना कर दिया अधिवक्ताओं को, कहा माय लॉर्ड मुझे नहीं बोलना भाई, सर बोलो, श्रीमान बोल दो, ये माय लॉर्ड कल्चर बंद। माय लॉर्ड कौन सा, कहा हम किसके लॉर्ड हो जाएंगे? हुँ? इनकी क्षमताओं को भारत सरकार तो नहीं समझी, समझी क्या, वो ज्यादा समझ ली, रोक दी। दिल्ली से रातों रात इनका तबादला कर दिया गया जब दिल्ली दंगों पर इन्होंने क्लास लगा दी दिल्ली पुलिस की, रगड़ के रख दिया था एफआईआर को लेकर के, तो तत्काल आनंद फानन ने तबादला किया गया। लेकिन रिटायरमेंट के बाद, उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, रिटायरमेंट के बाद दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण मसले पर इनको यूएन ने लगाया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने इनको सबसे महत्वपूर्ण काम सौंपा। इजराइल ने जो गजा में नरसंहार किया, इसके आरोप तो लगते रहे, इसकी जांच करके इसकी रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। जस्टिस मुरलीधर ने 100 पन्नों की रिपोर्ट रखी, 100 पन्नों की। इन 100 पन्नों की रिपोर्ट के बाद एक्सप्रेस ने एक इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू में भी साहेब की इन्होंने क्लास लगाई। दरअसल उस 100 पन्नों की इंटरव्यू में दुनिया का सबसे बड़ा विलन, सबसे बड़ा जो है खलनायक, रक्त पिपासु, उसको एक एक सीक्वेंस उसका खोल के रख दिया मुरलीधर ने। सब बता दिया कि ये रक्त पिपासु दुनिया के लिए कितना घातक है। अब दुनिया उस रक्त पिपासु पर, उस खलनायक पर एक्शन करेगी, ऐसी चर्चाएं हैं। लेकिन उन चर्चाओं में मोदी फंस गए हैं। फादरलैंड मेडल 150 रुपीज, वन पीस, फंस गए। और घुमा फिरा के नहीं, जस्टिस मुरलीधर ने भारत के लिए, और भारत के लिए क्या फैसला भारत में कौन लेता, हम और हेमंत अत्री थोड़ा लेंगे, फैसला तो मोदी लेंगे। सीधा सीधा कहते ना कि एकदम आंखों में आंखें डाल करके बता दिया है कि गुरु अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर न खुद को माफ कर पाओगे न तुमको कोई माफ करेगा। मैं सीधा अब आपको खबर हेडलाइन दिखा दूं, खबर दिखा दूं, और हेमंत भाई से पूरा सिलसिलेवार आप सुनिएगा, फिर चर्चा होगी। एक हेडलाइन है, पहले हेडलाइन लाइए फिर अखबार दिखाइए। देखिए, भारत में खबर छपी बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन जहां छपी है वहां क्या छपी है वो देख लीजिए। कौन है भारत के जस्टिस श्रीनिवासन मुरलीधर, इजराइल का पर्दाफाश कर दिया, दुनिया भर में चर्चा। इतना भी लोगों ने नहीं लिखा कि यहाँ पे इतना घुमा फिरा के लिखा है, इतना भी कहीं नहीं लिखा, दबा दिया, खबर को खा गए सब। यहां पर यह है। अब आइए जरा अखबार के इंटरव्यू पर, उस इंटरव्यू की हेडलाइन देखिएगा। एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया, मैंने भूमिका तो बता ही दिया आपको। इंडिया शुड नो if we don't act on evidence against Israel, we can't redeem ourselves. ऊपर देखिए,
इंडिया शुड नो, भारत को ये जानना होगा, समझना होगा, इफ वी डोंट एक्ट ऑन एविडेंस अगेंस्ट इजराइल, अगर हमने इजराइल के खिलाफ जो एविडेंस सबूत हैं उन पर एक्ट नहीं किया, तो फिर हम अब इसको रिडीम आवरसेल्व्स को आप कई अर्थ में समझ सकते हैं, हम सुधर नहीं पाएंगे, हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। ये इसके आप यहाँ पर रिडीम का जैसा सुविधाजनक हो वैसा अर्थ निकाल लीजिए, मतलब हम भी गुनाह में शरीक होंगे, मैं तो ये अर्थ निकालता हूं। वी कांट रिडीम आवरसेल्व का मतलब मैं ये मानता हूं कि अगर हम एक्ट नहीं किए तो हम भी उस गुनाह में बराबर के भागीदार होंगे। अब मैं चल रहा हूं हेमंत भाई के पास, हटा दो इसको, बीच बीच में दिखा देना जरूर, ये पढ़ना जरूरी है इंटरव्यू में जो बोला है। जस्टिस मुरलीधर का मैंने संक्षिप्त ही दिया क्योंकि मैं तो बड़ा फैन हूं, ऐसे लोग जब दुनिया में मिलते हैं तो मैं बिल्कुल ही मतलब तर्कों के साथ फैन बनता हूं, अंधभक्त तो भी नहीं बनता। लेकिन जस्टिस मुरलीधर ने क्रांति कर दी हेमंत भाई, आज बड़ी प्रसन्नता है। आज किसी ने दुनिया में डंका बजाया है भारत का, 12 साल से फर्जी का डंका, 150 का मेडल, एआई का सर्टिफिकेट ले घूम रहे थे, डंका आज बजा है। जब दुनिया के सबसे बड़े रक्त पिपासु को, दुनिया के सबसे बड़े खलनायक को, दुनिया के सबसे बड़े अपराधी को गिरेबान पकड़ करके हमारे जस्टिस ने सामने दुनिया के खड़ा कर दिया। अब बताइए नरेंद्र मोदी के लिए कितना बड़ा संकट है। असल में उससे ज्यादा तो अपने वाले फंस गए हैं मुरलीधर के चक्कर में। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, भारत के जो न्यायविद रहे हैं उनका पूरी दुनिया में लंबे समय से डंका रहा है, कोई आज से नहीं। लेकिन जो आज का करंट वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें अमेरिका और अपने इजराइल की दादागिरी के चलते यूएन कोर्ट से लेकर के इंटरनेशनल कोर्ट से लेकर हर चीज सेकेंडरी हो गई है, वैसी सूरत में जस्टिस मुरलीधर ने जो ये काम किया है, वास्तव में इसने भारत की जो आन बान और शान थी न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से, न्यायप्रियता के हिसाब से, उसको रीस्टेब्लिश करने का काम किया है। इसके लिए वास्तव में वो साधुवाद के पात्र है। और आप इस मसले पे चर्चा कर रहे हैं, इसलिए साधुवाद का कुछ हिस्सा आपके जिम्मे भी जाता है, क्योंकि यहाँ का मीडिया तो हजम कर गया, डकार गया, कंप्लीटली डकार गया। एक्सप्रेस ने ये इंटरव्यू किया है, और ये इंटरव्यू का संदर्भ बता दूं मैं, ताकि देश के हर आदमी को ये समझना चाहिए, देखना चाहिए। अच्छा कि आपने इसको दिखाया शुरू में। बेसिकली क्या है आशीष भाई कि संयुक्त राष्ट्र का जो जो कमेटी है, उसने अधिकृत जो फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए आयोग बनाया था, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस मुरलीधर कर रहे थे। और उसके अंदर जो काम क्या था, उनको एक रिपोर्ट जारी करनी थी कि जो इजराइल ने फिलिस्तीन में अपने सैन्य अभियानों के दौरान छोटे बच्चों को, निरीह बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाया। अब वो रिपोर्ट 100 पेज के आसपास की रिपोर्ट है, वो फाइनल करके सबमिट कर दी गई है। रिपोर्ट अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप सिहर जाएंगे, और वो सुनना और समझना बहुत जरूरी है। कितनी पाश्विकता भी कोई छोटा शब्द है, उससे भी कुछ और, नरसंहार भी छोटा शब्द है आशीष भाई। जब अबोध बच्चे 4-4 महीने के और क्वाड्रकॉप्टर से निशाना कैमरे में लेकर के और उसके सिर में हिट करना, आप कल्पना कीजिए, बताते हुए भी रूह कांपती है। मैं फिर भी कोशिश करता हूं। रिपोर्ट में क्या कहा जस्टिस मुरलीधर ने? 7 अक्टूबर को 2023 को हमास के हमलों से लेकर अक्टूबर 2025 तक कम से कम 20,179 20,179 फिलिस्तीनी बच्चों की मौत और 44,143 बच्चों के घायल होने के मामले दर्ज किए गए। रिपोर्ट इन कार्रवाइयों को गजा में फिलिस्तीनी समुदाय की जैविक निरंतरता और भविष्य के अस्तित्व को नष्ट करने की रणनीति का हिस्सा मानती है। इसका मतलब समझते हैं आप? जीनोसाइड, जीनोसाइड इट इज। संयुक्त राष्ट्र की कमेटी ने इजराइल के हमास के एक्शन को जीनोसाइड कहा है कि इनको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। इसमें नागरिकों पर हमले रोकने, मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने, पीड़ितों को मुआवजा देने और गंभीर उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। और वो कौन है? वो श्रीमान नेतन्याहू है। मुरलीधर जी क्या कहते हैं इसके अंदर? इजराइल मुख्य तौर पर 2 तरीकों का उपयोग कर रहा है नरसंहार के लिए। पहला, घनी आबादी वाले इलाकों पर अत्यधिक क्षमता वाले बमों से हवाई हमले जो उन्होंने किए,
जिससे भारी संख्या में नागरिक विशेषकर बच्चे हताहत होते गए। यदि कोई राज्य मानवाधिकारों का सम्मान करता तो इतने अधिक बच्चों की मौत देखकर ऐसी कार्रवाई तत्काल रोक देता। राज्य का मतलब यहां नेशन स्टेट से है। दूसरा तरीका वो बताते हैं जो वहां किया गया आशीष भाई, वो जैसे मैंने आपको कहा था, क्वाड कॉप्टर ड्रोन और स्नाइपर्स का इस्तेमाल किया गया बच्चों को मारने के लिए, जिनके माध्यम से बच्चों का निशाना बनाया जाता है। इन ड्रोन्स के अंदर आपको पता है थर्मल कैमरे लगे होते हैं, थर्मल कैमरे लगे जिसमें स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि लक्ष्य पे एक बच्चा है। मान लीजिए आपकी गोद में बच्चा है, तो मैं उसको कैमरे के जरिए फोकस करूंगा कि भाई ये बच्चे का सिर आ गया, बच्चे का गला आ गया, गर्दन आ गई, और फिर उसको स्नाइपर से हिट करता हूं। कल्पना कीजिएगा, अबोध बालक जिनको दुनिया का ही कुछ नहीं, उनके ऊपर इन्होंने ये काम किया है। आयोग ने इजराइल से, आशीष भाई कल्पना कीजिए बेहूदगी की, पाशविकता की, रक्त पिपासा जो आपने शब्द कहा, उसकी कल्पना कीजिए। जस्टिस मुरलीधर ने क्या कहा कि जांच कैसे करनी पड़ी उनको, आप सोचिएगा। 13 बार जानकारी मांगी इजराइल से, घटना स्थलों तक पहुंच की अनुमति मांगी, हमास का जो क्षेत्र था वहां तक उनसे 13 बार चिट्ठी लिखी, कॉरेस्पॉन्डेंस किया, और वहां तक जाने की एक्सेस मांगी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र है भाई। लेकिन किसी भी अनुरोध पर, बाकी तो छोड़िए परमिशन तो क्या मिलेगी, वहां जाने का तो छोड़ दीजिए, जवाब तक नहीं दिया इजराइल ने। ये संयुक्त राष्ट्र के बारे में ये अपने जस्टिस मुरलीधर की टिप्पणी। आयोग ने फॉरेंसिक विश्लेषण में जियोलोकेशन, क्रोनोलॉजी, सोशल मीडिया सामग्री, चिकित्सा विशेषज्ञों की गवाही और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से यह रिपोर्ट बढ़ाई फिर, क्योंकि उन्होंने तो एक्सेस दी, ना कोई जवाब दिया। वो जो होता है ना, आपने मेरी जांच शुरू की, मैंने कह दिया जो करना कर लो जाओ, ये उस तरह की स्थिति है। संयुक्त राष्ट्र की क्या गत बढ़ा दी है, ये सोच लीजिए आप। और जस्टिस मुरलीधर ने कहा क्या कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय प्रणाली धीमी हो सकती है, लेकिन देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि भारत को अपनी विदेश नीति में मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों को महत्व देना चाहिए। और अगर मैं उनको कोट करूं तो आप क्या कहिएगा, उनके शब्द हैं ये, मेरे नहीं। उन्होंने कोट किया है, कोट जस्टिस मुरलीधर, यदि हम इतने स्पष्ट साक्ष्यों पर भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो भविष्य में हम स्वयं को कभी माफ नहीं कर पाएंगे एज ए कंट्री। आपने जो रिडीम कहा था वो संदर्भ यहां पे आता है कि हम बतौर एक देश, हम कभी भी अपने आप को रिडीम नहीं कर पाएंगे, अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे कि हमारी आंखों के सामने ये सब होता रहा। तो जो अपने जस्टिस मुरलीधरन है, उन्होंने केवल मोदी नहीं, उन्होंने पूरी दुनिया के जो भी जितने भी ये डंके वाले घूमते हैं, ट्रंप जैसे फिजूल आदमी या नेतन्याहू या दुनिया भर के लोग, उन सबको आईना दिखाने का काम किया है कि ये है तुम्हारी असलियत, ये तुम्हारी इंसानियत है कि तुम इतने बड़े नरसंहार पे छोटे छोटे अबोध बच्चे, जिनको दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, जिनकी जुबान भी नहीं खुली अभी तक, मां की गोदी में बच्चा बैठा है। 20,000 20,000 जी। तो और पूरी दुनिया उस पर चुप रही, संयुक्त राष्ट्र चुप रहा। सबसे बड़ी त्रासदी की बात क्या है, संयुक्त राष्ट्र किस लिए बना था, और उसके बाद अगर उसकी ये स्थिति है तो आप केवल कल्पना कर सकते हैं कि इस देश के दुनिया के अंदर हो क्या रहा है, ये देखने की बात। तो जस्टिस मुरलीधरन ने आंख खोलने का काम किया पूरी दुनिया के, वास्तव में वो साधुवाद के पात्र हैं। और उन्होंने जो जो बातें कही है ना, उन्होंने कहा कि जो इजराइल के अंदर केवल इजरायली नहीं रहते, वहां पर 6,000 फ्रेंच लोग रहते हैं, 2,000 ब्रिटिशर्स रहते हैं, 700 ऑस्ट्रेलियन रहते हैं, वो सारे के सारे इजराइल की फोर्सेस में काम कर रहे हैं। अकेले इजराइल का काम नहीं है। इतने 6,000 फ्रेंच, 2,000 ब्रिटिश, 200 ब्रिटिशर्स और 700 ऑस्ट्रेलियन करंटली सर्विंग इन द इजराइल डिफेंस फोर्सेस। और ये सारे के सारे देश जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसके रोम स्टैच्यू पे हस्ताक्षर कर किए हुए इन्होंने मानवाधिकारों के, और वो इजराइल डिफेंस फोर्सेस ये काम कर रहे हैं। जो अपने बेसिकली जो रोम स्टैट्यूट है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, वो सब के ऊपर ऑब्लिगेशन डालता है कि इस तरह की जो भी देश जिनके नागरिक इस तरह काम करते हैं, इस तरह के अट्रोसिटीज में काम करते हैं, वो सब के सब अकाउंट पे लाए जाए, उन सबको जिम्मेदार ठहराया जाए, उनकी जिम्मेदारी तय की जाए। और जस्टिस मुरलीधर ने यह भी कहा कि हम उन देशों से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो इजराइल को हथियार देते हैं, उसमें भारत का भी नाम लिया कि इनको तत्काल बंद करो। वी आर सेइंग so also urging countries that supply arms to Israel and India export small arms to Israel to close doing so.
और फिर उन्होंने कुलभूषण जाधव का भी एग्जाम्पल दिया कि किस तरीके से उनको गलत तरीके से कैप्चर किया गया था, उनको फेयर ट्रायल डिनाई किया गया था पाकिस्तान के अंदर। उस घटना का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि द मोमेंट इट कम्स टू इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, पॉलिटिशियंस क्लेम इट टू बी फॉरेन टू आवर ट्रेडिशंस। तो जो जितने भी विदेशी जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो उसको दूसरे देश का मामला बता करके पल्ला झाड़ लेते हैं। ये ठीक नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट का सब कुछ सारे का सारा क्लियर है कि सारी दुनिया को इस मामले की घोर निंदा करनी चाहिए और इजराइल को कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये उन्होंने पूरे का पूरा आईना दिखा दिया। और मोदी जी के लिए विशेष तौर पे उन्होंने संदेश दे ही दिया कि अगर आप इस पे चुप रह गए तो फिर आप अपने आप को कभी हम माफ नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। सारे नहीं तो साक्ष्यों का कोई रेफरेंस। इसका मैं जस्टिस मुरलीधर ने जो कहा है उसका जवाब भी सुन लीजिए। मोदी जी चुप ही रहेंगे, मोदी जी को कोई जरूरत नहीं है कि वो खुद को माफ करें या देश खुद को माफ करे, वो चुप रहेंगे, 100% चुप रहेंगे। जस्टिस मुरलीधर जब भारत की अदालतों में थे तब तो इस इकोसिस्टम को डाइजेस्ट नहीं हुए। आज आज अथॉरिटी उनकी कोई ऐसी नहीं है जिस अथॉरिटी को मानने पर के लिए बाध्य हो भारत सरकार, तो फिर कहां लोड लेंगे। जब लोड लेने की स्थिति थी तब तो लोड ही नहीं लेते थे, तब तो दंड से ट्रांसफर कर दो, अपने हिसाब से बाद में करवा लेंगे, दूसरे ट्रांसफर करो। अब क्या लोड लेंगे। देश का दुर्भाग्य है 6 महीना और 6 साल नहीं, 2 महीना के लिए, 2 महीने के लिए इस देश के सीजीआई की कुर्सी पर जस्टिस मुरलीधर को होना चाहिए। 2 महीने मात्र। 2 महीने में आप देखते कि कैसे परेड होती। 2 महीने में इस आदमी को मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम तो आज तो कुछ तैयारी नहीं करनी पड़ी मुरलीधर का नाम देख के। मुरलीधर पे इतने शो किया हूं क्योंकि आदमी सीखे। हो सकता है कुछ हम लोग की चर्चा में कुछ आज का अधिवक्ता कल को जज बने, उसको लगे कि भैया सम्मान मिलता है, अगर आदमी ईमानदार हो तो सम्मान मिलता है। पैसा तो आपके प्रोफेशन में है ही है, सम्मान तो हासिल कर लो पैसे के साथ। कितना पैसा भूख है। मुरलीधर जब दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत करते थे तो एक इनके पास वैन थी, हेमंत भाई। वो वैन बड़ी फेमस थी, उस वैन की न्यायिक क्षेत्र में बड़ी चर्चा होती थी। एक शायद नीले कलर की थी, नीली वैन ऐसी कुछ, नीली वैन ही थी, वो बड़ी फेमस थी। वो चलती फिरती आपके लिए लीगल एड की एक चलती फिरती दुकान थी। मुरलीधर उसी में अपना सारा कागज पत्र लेकर के बैठे रहते थे। और कोई आदमी अदालत में जैसे हो गया कि आया जिसके पास पैसा नहीं है पैरवी के लिए, मतलब फीस नहीं है जिसके पास, तो जब फीस जिसके पास नहीं होती थी उसका एक ही ठिकाना होता था, वो नीली बैन। फीस नहीं है तो नीली बैन। बिना फीस के कौन लड़ेगा। कोई मामला हो, एक आदमी, मुरलीधर। वो मुरलीधर इस भारत में सम्मान नहीं पाए अपने आखिरी, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाते जस्टिस मुरलीधर, जो उनके तबादले के साथ तबादला करके उनकी सीनियरिटी से, वरिष्ठता से जो छेड़खानी की गई, उसके वजह से सुप्रीम कोर्ट जाने से रुके। एक भी तबादला, एक सिंगल ट्रांसफर भी इतना अंतर पैदा कर देता है, इतना अंतर पैदा कर देता है कि आदमी सुप्रीम कोर्ट के दहलीज के बाहर रुक जाए। अतुल श्रीधरन जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने की दहलीज पर पहुंचने वाले थे, खड़े हो चुके थे दहलीज पर, वो आज की तारीख में सीनियरिटी में ऐसे जगह पहुंचा दिए गए हैं कि वो हाई कोर्ट के जस्टिस नहीं बन पाएंगे रिटायरमेंट तक। वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अब नहीं बन पाएंगे। जबकि अगर वो जस्टिस अतुल श्रीधरन जहां पर थे, हेमंत भाई दूसरे तीसरे नंबर पर थे, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जा रहे थे, साल से 2 साल के भीतर, मतलब अब तक वो चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के मुहाने पे होते। और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बाद साल 2 साल 3 साल में, 3 साल नॉर्मली, 3 साल 4 साल 2 साल हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है, कोलेजियम के अपना जो भी उनकी प्रक्रिया है उसके तरफ रुक गए। ये इसीलिए मैं शुरू कहा था कि बड़ा संजीदा है, बहुत गंभीर विषय है। कैसा न्यायिक चक्र बना है कि डिजर्विंग को, हम गाजा के रिपोर्ट की चर्चा में ही जोड़ रहे हैं, डिजर्विंग को आप दरवाजे से बाहर कर देते हो और
जिनकी काबिलियत का आता पता नहीं है, उनमें 2033, 2036, 2038, 2041 का चीफ जस्टिस तलाश लेते हो। ये भी खेल है दूसरे तरफ। एक तरफ जहां जस्टिस मुरलीधर, जस्टिस श्रीधरन को रोका गया है, वहीं दूसरी तरफ 2034, 2038, 2041 का चीफ जस्टिस भी चुन लिया गया है। नहीं चुना गया है? आपको जानकारी में है? सक्सेशन प्लान कहते हैं इसको, सक्सेशन, कि 2040 तक की व्यवस्था कर दी गई है, बाकी आप सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। और जस्टिस मुरलीधरन ने जो आशीष भाई जो आखिरी वाक्य कहा है, उसको सुन के जरा सोचिएगा, कल्पना कीजिएगा कि कहा क्या उन्होंने। वो कोट कर रहा हूं मैं उनको। मैं सचमुच चाहता हूं कि भारत सरकार अपनी विदेश नीति की समीक्षा करे और स्वयं से ये प्रश्न पूछे कि क्या हम मानवता के बुनियादी सिद्धांतों को यूं ही दरकिनार होने देंगे। ये है वो लाइन, इसको मैंने बचा के रखा था। ये लाइन नहीं है, थप्पड़ है। यदि हम इतने स्पष्ट और ठोस साक्ष्यों के बावजूद कार्रवाई करने में विफल रहते हैं, तो भविष्य में स्वयं को कभी भी नैतिक रूप से पुनर्स्थापित नहीं कर पाएंगे। कोट, इसको यहां पे क्लोज किया उन्होंने इंटरव्यू को। ये आंख खोल देने वाला उन्होंने भारत के संदर्भ में कहा है, लेकिन हकीकत में हम तो भारत की बात करेंगे, लेकिन जिस दुनिया में ट्रंप जैसे लोग शासक हों, जहां नेतन्याहू जैसे राक्षस सत्ता में हो, कि बच्चों के साथ जो किया गया है, मतलब आशीष भाई, जब मैं ये स्टोरी पढ़ रहा था, वैसे भी इसकी हमें थोड़ी जानकारी है, लेकिन जब ये इंटरव्यू पढ़ा और उसमें जो फिगर्स और डेटा जो देखे, वास्तव में अंदर तक हिला देने वाले। और हमारी सरकार धर्म के आधार पर विदेश नीति तय करते हुए जो परिस्थिति, पूरी दुनिया इजराइल को चिमटी से भी नहीं छोड़ना चाहती, और आप वहां युद्ध शुरू करने से 2 दिन पहले मेडल पहन के आते हैं, जिस मेडल का ना ठोर है, ना ठिकाना है, ना अता है, ना पता है, ना पहले किसी को मिला, ना आखिर में किसी को मिला। डंका तो आपने बिल्कुल ओपनिंग में ठीक कहा, डंका तो जस्टिस मुरलीधरन ने बजाया है भारत की न्यायप्रियता का। एक और भी गए थे आपके बैडमिंटन कोर्ट वाले, अभी गए थे, इंग्लैंड भी गए थे, वो साउथ अफ्रीका भी गए थे। वहां की अगर भाषा बताऊंगा तो आप थोड़ा सर पीट लें। एक जगह पे उन्होंने भाषण करते हुए मोदी वाले स्टाइल में बातें की। मोदी क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ तो विमान, पुष्पक विमान बहुत पहले होते थे, हमारे यहाँ तो प्लास्टिक सर्जरी गणेश जी की कर दी गई थी। बताते हैं ना इस तरह की क्रांतिकारी बातें। नाले से गैस बना लेते हैं, बादलों में जहाज छुपा लेते हैं। मोदी जी के पास बड़ी उपलब्धियां हैं उस तरह की। तो उन महोदय ने साउथ अफ्रीका में जाके ये कहा कि भारत में तो जो ये न्याय प्रणाली थी, ये मैग्ना कार्टा से भी बहुत पुरानी है, और पता नहीं क्या क्या, जो संघ जिस तरीके के उसमें जीता है सपन लोक में, उस तरह की सारी बातें करके बैडमिंटन खेल के, और संभवतः शायद वापस आ गए, और पता नहीं अभी भी कहीं डंका बजा रहे हो, मुझे जानकारी नहीं। ये मैग्ना कार्टा वाला तो हमने पढ़ा उस समय। अब क्या कहें, हम तो कह तो रहे कि आजकल पता नहीं, मैं जब सुप्रीम कोर्ट की बात करता हूँ तो मुंह से बैडमिंटन कोर्ट निकलने लगा है कि बैडमिंटन कोर्ट में याचिका दाखिल की, इस टाइप से मेरे मुंह से निकला, बैडमिंटन कोर्ट में याचिका दाखिल की। आप अभी कह रहे थे ना कि डंका मुरलीधर ने न्यायिक क्षेत्र में बजाया है दुनिया भर में, तो और अगर बाकी हमारे जज और ये सब के लिए भी आप सजेशन कुछ दे रहे थे, वो हर आदमी एक ही क्षेत्र में डंका बजाएगा। बैडमिंटन कोर्ट में अगर सुप्रीम मतलब जुडिशियल कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट में मुरलीधर डंका बजा रहे हैं, तो बैडमिंटन कोर्ट में सूर्यकांत भी डंका बजा रहे हैं। बजा रहे हैं ना, किसी कोर्ट में बजा रहे हैं ना। है? अब क्यों हम तो कह रहे हैं ओलंपिक भेज दो, बेमतलब का जो है ओलंपिक संघ वगैरह सब तो अपना मोदी जी की इच्छा से चलता है, ओलंपिक में भेजो इनको, गोल्ड मेडल लेके आओ मैं, वही मैग्ना कार्टा उल्टा बता के। ये सब पता है। ये एक एक विशेष साइकोलॉजी है, विशेष साइकोलॉजी वाला इकोसिस्टम है। जो ही इस दौर में एक ऐसे आदमी उस चौकन्ना रही है जो तत्काल कर, अरे विदेश में क्या है, हमारे यहाँ बहुत पहले ऐसा था। अरे आज कुछ नहीं, आज कटोरा लिए घूम रहे हो, बता रहे हो कि हमारे यहाँ परात था, पहले पहले परात था। आज क्या है, आज कटोरी लेके इतनी बड़ी घूम रहे हो, चरणामृत डालने भर का 1 चम्मच चरणामृत उसमें डाल दो, परात लेकर के क्या करेंगे हम तुम्हारा, पहले परात था तो हमारे यहाँ ये था। बताओ, ये तो और शर्मिंदगी की बात है, और शर्मिंदगी की बात है कि हमारे यहाँ न्यायिक व्यवस्था मैग्ना कार्टा से पहले एकदम वो थी। आप सोचिए उस व्यवस्था को आप लोगों ने ध्वस्त करने में 12 साल भी नहीं लगाया, 12 साल से कम में उसका एकदम चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए। हाँ, और क्या किया है, गलत थोड़ो है।
अभी जो तो है बहुत कुछ सही आशीष सही बोला। अभी तो प्रोसेस जारी है, अभी तो देखते जाइए, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी एक बार जुलाई का सेशन आने दीजिए, जुलाई कल से शुरू हो रही है। वहां पर आपका डिलिमिटेशन भी आएगा, वन नेशन वन इलेक्शन भी आएगा। और कौन जाने कि जब जिस तरीके का बहुमत जुटाया गया है लठ के जरिए, कौन जाने इसके अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट भी लागू कर दी जाए। ये किसी भी हद तक जाएंगे, सत्ता छोड़ने वाले नहीं। ये किसी हद तक जाएंगे, उनको पता है हाँ, वो नहीं न्यायपालिका का जाएंगे, कुछ, नहीं उनको किस चीज जाएंगे। की परवाह नेतन्याहू और मोदी जैसे लोग ऐसे नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है जाने के बाद क्या होगा। उन्हें पता होता है जाने के बाद क्या होगा। चलिए इजाजत दीजिए हमें, अगला कार्यक्रम लेकर के हम फिर आ रहे हैं। अभी हम हेमंत भाई, धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।